बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर मिनी लंदन मीरपुर में और आपकी मुलाकात एक ऐसी समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जो बरतानिया की सबसे मकबूल तरीन शख्सियत हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी तगोदो से, अपनी मेहनत से हमेशा स्पोकमैन रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान साहब के। और बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। आप जानते हैं कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो है कश्मीर के इशू पर आपने नज़रियाती तौर पर बात की और पूरी दुनिया में की, और वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने इंडिया में भी जाकर एक जलसा किया जिसमें हम कश्मीर के इश्यूज़ पर बात की और वहाँ की हक़ खुद अरादियत के लिए बात की। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, हम उन्हीं के साथ बलोट चौधरी हाउस में मौजूद हैं। बरतानिया की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं चौधरी मोहम्मद शाबान खान साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं बरतानिया, यूरोप और अमेरिका के PTI आज़ाद कश्मीर के, और बहुत अच्छे स्पोकमैन हैं, समाजी शख्सियत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो साबिक मशीर भी रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के। और आइए आज हम उनसे डिस्कस करते हैं कि PTI के बारे में उनकी क्या राय है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बारे में उनकी क्या राय है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्हीं के इलाके से सरदार तनवीर इलियास साहब जो ओवरसीज़ हैं, उनका आना और मैदान में एंट्री मारना और आकर वर्क करना, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम GM न्यूज़ का बहुत ही मशहूर हूँ जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज यहाँ चौधरी हाउस प्लॉट में आए। जी तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। जो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ओवरसीज़ हैं, आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ आपकी बड़ी आप समझ लें कि उनका राइट हैंड है, आपकी हमेशा उनके साथ वाबस्तगी रही है। और राइट हैंड क्यों ना हूँ, क्योंकि आप उनके एक्स एडवाइज़र हैं। आपने उनकी शख्सियत को जैसे जाना, क्या आपको लगता है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में वो एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं? देखिए जी कि जहाँ तक मेरी वाबस्तगी का तल्लक है, हम बहुत ही छोटे थे जब से हमारा तल्लक एक दूसरे से है। बैर साहब उस वक्त कोई 10 साल की उनकी उम्र थी, बल्कि शायद कम होगी, तब से हमारा तल्लक है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। और बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत कम ऐसे लोग पाए जो कि अपनी दोस्ती के मयार पर पूरा उतरते हैं, और मैंने भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन तब से हमारी दोस्ती भी है। और कि 1982 से लेकर जब वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर बने, जी तो सदर की हैसियत से जो उन्होंने पहला दौरा किया वो उन्होंने अमेरिका का किया। और अमेरिका में, उस वक्त अमेरिका में था, तो वहाँ पर हमने यूनाइटेड नेशन के बाहर पहला कश्मीरियों की डेमोस्ट्रेशन मुजाहरा था तारीख़ आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में। तो ऑन वर्ड्स अब तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर इतने दौरे किए कि वो मैं गिन नहीं सकता सही। और आज अगर मसला कश्मीर फ्लैश पॉइंट है तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वजह से है। उनके पाए का ना तो कोई आज़ाद कश्मीर लीडर है और ना ही मैं समझता होगा जिस तरह उन्होंने तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद की, और आज भी उनकी जदोजहद जारी है। लेकिन साथ उन्होंने जब ये देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमतें कायम होती हैं, आती हैं, जाती हैं, तो करप्शन बेशुमार यहाँ पर करप्शन हो रही है और कोई भी अदारा जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझे पिछड़े हुए आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी खिदमत करनी है। तो फिर वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में आए। तो जब वो वज़ीर आज़म बने 1996 से 2001 तक, तो उनका दौर आप देख लें, किसी भी ऑफिसर से पूछ लें, किसी भी महकमे के बंदे से पूछ लें, उनकी शिकायत नहीं आपको मिलेगी कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। सर, आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सरदार अतीक साहब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर थे, उसके अलावा आपने चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और इसी तरह से राजा फ़ारूक हैदर साहब जो अभी स्टिल हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने डिफरेंट टेन्योर देख लिए,
ऑब्ज़र्व किए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपने इनको बड़ा करीब से मुतालिया किया, और आप इनकी डेमोन्स्ट्रेशन पर अगर बात की जाए, इनके वर्क पर बात की जाए, और स्पेशली मैं समझती हूँ कि इनके विजन पर बात की जाए, तो आपको डिफरेंस क्या फील होता है? देखिए जी कि इतना डिफरेंस, इतना अमालिया और आम पहाड़ में फ़र्क है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इनमें इतना फ़र्क है। सही। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो ये नाइस एंड क्लीन पर्सन है और ये लोगों का दर्द रखते हैं। मैंने बेशुमार ऐसे मौके में बयान नहीं कर सकता कि इन्होंने हमेशा दर्द की बात की। जब हुकूमत में थे तो आपको पता है कि यहाँ हमारा रिवाज है कि स्कूल टीचर को यहाँ से उठाओ, 15 मील 20 मील 40 मील दूर भेज दो। सियासी इंतकाम लेते। छोटे मुलाजमीन को यहाँ से उठाया, चकसवारी भेज दिया, चकसवारी कोटली भेज दिया। तो इस किस्म की यहाँ ये इंतकाम लेते हैं और लेते रहे हैं। लेकिन बैर साहब के 5 साल दौरा कुबदे कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि हमें मीरपुर से उठाकर चकसवारी भेज दिया, चकसवारी से उठा के कोटली भेज दिया। जहाँ जहाँ के लोग थे, जिस जिस ज़िला के थे, जिस जिस इलाका के लोग थे, चाहे वो स्कूल टीचर हों, चाहे वो मैन हों, चाहे वो वुमेन हों, और दीगर जो छोटे जितने भी ग्रेड 11 के राउंड लोग थे, सब अपने अपने इलाके में रहे और आज भी वो लोग याद करते हैं जो टन्योर बैरिस्टर साहब। इन्होंने तो आपने जिन 3 शख्सियत का नाम लिया है, इन्होंने सिर्फ ये किया है कि करप्शन कैसे करनी है, माल कैसे बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सपोर्टर हूँ और जब मैंने कहा किसी बंदे को भर्ती करे, किसी ने कहा 2 लाख लेके आए, किसी ने कह दिया 3 लाख दे। मेरे पास बेशुमार ऐसे मसाले मौजूद है। चौधरी मजीद साहब के दौर में तो मैं था कि गिन नहीं सकते कि कितनी बड़ी करप्शन हुई, और यहाँ से करप्शन होकर पाकिस्तान जाती रही, फरियाल ताल पर लेके जाती रही, और दीगर बेशुमार नाम है। मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस टाइम में उनका नाम लूँ। फारूक हैदर के दौर में क्या क्या हुआ, इन्होंने वहाँ लंदन में मकान कैसे लिए अभी कुछ अर्सा पहले, कहाँ से पैसा आया, तातीक साहब ने जो कुछ किया। इंशाअल्लाह PTI की हुकूमत आएगी, हम जिस तरह पाकिस्तान में एहतसाब हो रहा है, इससे बेहतर यहाँ एहतसाब करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बहुत उभरता नाम सरदार तनवीर इलियास ओवरसीज़ भी हैं और समाजी सियासी शख्सियत भी हैं। वो थे अभी आकर खड़ी शरीफ प्लेटफार्म पर अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, और फिर मुकाबले की अगर बात की जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के कम्पीट में आना, इट्स अ सो स्ट्रेंज फॉर मी, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। वो तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, बैर साहब का क्या मुकाबला करेगा? वो पहले मेरे मुकाबले में आए तो फिर बैर साहब के मुकाबला करें। देखिए जी, सरदार, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये सरदार नहीं है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो मैं माजरत से कहता हूँ कि ये सरदार नहीं है। तनवीर इलियास जो है ये एक ना तो अच्छा बिजनेसमैन और ना ही ये इसका साइंटिस्ट इसका है, ना इसका ये बिजनेस है। ये एक तमीमी अरबी फैमिली है जो अल-दमाम में रहते हैं, उनका वहाँ पर कारोबार है। ये लोग वहाँ गए थे, इसका वालिद क्या था, ये गए और उनके आगे काम करते थे, आज भी उनके लिए ये काम करते हैं। ये यहाँ जब उन्होंने मुशर्रफ साहब से अरब फैमिली ने ये जगह ली 30-40 करोड़ की, तो उन्होंने ये यहाँ पर बिल्डिंग बनाई, तो ये यहाँ पर सिर्फ उनका फ्रंट मैन है। और ये जिस तरह के कोई भी बिजनेस हो तो उसका कोई ना कोई फ्रंट मैन होता है, तो ये है। रही बात सियासत की, तो मैंने पहले भी आपको कहा कि पहले वो मेरा तो मुकाबला करे, बैरिस्टर साहब तो दूर की बात है, वो तो वो अंगूर खट्टे वाली बात है, वहाँ तो उसका पहुँचना मुश्किल है, वो नहीं पहुँचेगा। तो अगर कोई दौरे कर रहा है, घूम रहा है, तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल, सबका हक है, हक है, जाए जहाँ जाना। लेकिन वो अपने में ये सवाल करता हूँ आपसे और उससे भी कि उसका हल्का जो रावला कोट है वहाँ से वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता, वो बाग से क्यों टिकट मांगता है, वो नीलम से क्यों मांगता है। अगर उसमें हिम्मत है तो अपने हल्के से इलेक्शन लड़े और जीत के दिखाए वहाँ से। सही। तो मैं ज़्यादा उसके बारे में क्या बात करूँ। तो
बिजनेसमैन जो है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसके अंदर आवाम का दर्द नहीं होता। उसको बिजनेस का ही होता है कि उसका बिजनेस के मेरी कल बिजनेस कैसे आगे जाएगी, बिल्कुल सही, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे लोगों को काटूंगा, गले कैसे काटूंगा। कोई भी बिजनेस, यहाँ नवाज शरीफ ने जो कुछ किया आपके सामने है, जरदारी ने जो किया आपके सामने है, शहीद ने मीरपुर में जो किया, पहली बार ये मेंबर असेंबली बना, वो भी नवाज शरीफ की वजह से उनकी हुकूमत थी। और इसने आते ही इसने क्या गुल दिखलाए, इधर जगह मारो, इधर जगह मारो, इधर जगह मारो, फिर ये डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो मकसद है कि ऐसे लोगों की आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ना ये हमदर्दी रखते हैं। इनकी सिर्फ हमदर्दी कायदे आज़म साहब के वो जो नोट है ना, फोटो लगी उसके साथ है। अब ये मीरपुर की जिन्हें कुछ इन्होंने जो सड़कें बनाई हैं, आप उनका हाल देख लें कि यहाँ 10 गज सड़क 10 मीटर बनाई है, आगे किसी ने वोट नहीं दिया, वो छोड़ दी, आगे 10 मीटर चलेगी। फिर जिस यहाँ इनको वोट नहीं मिले, वो छोड़ दी, फिर आगे 10 मीटर चलेगी। क्या ये कहीं है? बिल्कुल, ये तो सियासी इंतकाम है, ये सियासी इंतकाम है। और इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, हमने ना पहले सियासी इंतकाम लिया, ना आइंदा लेंगे, और जो सड़कें इसने छोड़ दी हैं वो भी मुकम्मल करेंगे, और जो इनके लोग हैं वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। हम इस किस्म की जो है ना वो सियासत नहीं करते कि जिसने वोट दिया उसका काम करो, जिसने नहीं दिया। हम ऑन द होल इंशाल्लाह तमाम मीरपुर के लोगों के साथ, तमाम आज़ाद कश्मीर में इक्वल सलूक रखेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बैरिस्टर सुल्तान साहब की चूँकि फोर्स जो है, उनके साथ जो यूथ है, उनके साथ जो एक्टिव लोग हैं, उनका मैं समझती हूँ कि बड़ा डीपली वर्क है, और मुजफ्फराबाद तक, आगे पीछे पूरे आज़ाद कश्मीर, इवन के बाग, रावलाकोट और नीलम तक उनके जो कैंडिडेट्स हैं या उनके जो स्पोर्टरान हैं, उनकी अगर फीलिंग्स देखी जाए तो ऑब्वियसली कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको पर्सनली हमेशा ही निगलेक्ट किया गया है। क्या आप उन इलाकों के वर्क के लिए, वहाँ की तरक्याती वर्क के लिए, वहाँ की वर्थ के लिए आप क्या कहेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब? जी, बात तो यह है कि मैं इस बात का जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि ये बैरिस्टर साहब का मामला है, इसलिए मैं इस चैप्टर की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे उनका ज़्यादा दूर जो दूसरे हल्के हैं, नीलम, मुजफ्फराबाद या नक्याल या सटरा, तो मुझे उनकी कोई इतना इल्म नहीं है यूथ का। वो क्या, आप चूँकि मशीर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू के आपकी क्या राय है? जिस तरह से आपने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मतलब एक डिक्लेरेशन दी, आपने जिस तरह से बयान किया, अकॉर्डिंग टू दैट आई वांट टू आस्क यू कि उनका जो वर्क है उस पर वो किस तरह से, ऑब्वियसली लोगों की ये बड़ी ख्वाहिश है कि जो है वो बैरिस्टर साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर वो पूरे आज़ाद कश्मीर के होंगे? नहीं, बैरिस्टर साहब इंशाअल्लाह वो पूरे आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अगर किसी को कोई वजह है, कोई कंप्लेन है, अगर किसी को के साथ ज़्यादती हो, इंशाअल्लाह बैरिस्टर साहब उनकी वो शिकायत दूर करेंगे। और हमेशा मैंने पहले आप कहा कि उनका 5 साल का पिछला टर्न्योर है, वो आप देखें कि वो 5 साल कैसे थे। इंशाअल्लाह किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। और जिस तरह के ओवरसीज़ में भी आप देख लें कि उनका जो वर्क है, यहाँ से कोई भी आज़ाद कश्मीर का लीडर जाए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी भी कोई जलसा नहीं वहाँ पर किया। वो जाते हैं अपने दोस्तों और दीगर लोगों से मिलते हैं, खा पी कर आ जाते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जब भी जाता है तो कम अज़ कम एक हफ्ते में वो 15 जलसे करते हैं। वो कभी यूरोप होते हैं, कभी जर्मनी होते हैं, कभी ब्रसल होते हैं, कभी हॉलैंड होते हैं, कभी बर्मिंघम, कभी ब्रेडफोर्ड, कभी न्यूयॉर्क, कभी न्यू जर्सी, कभी वाशिंगटन। ही वॉज ऑलवेज अंडर राउंड। इवन कनाडा तक हम जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी हम आवाज़ उठा सकते हैं हम उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को उनके आके खुदा रादियत नहीं मिलता। वी स्टिल फाइट until the people of Kashmir not get right of self-determination. Okay, that's very right. सर, आप मुझे ये बताइए कि आप बरतानिया में एक बहुत अच्छे स्पोकमैन हैं, और कोविड-19 के हवाले से अगर बात की जाए तो मिनी लंदन कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं बिलोंग करते हैं बरतानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूके। आपको क्या लगता है, आपको यहाँ और वहाँ क्या फैसिलिटेट किया जाता है? और स्पेशली कोविड-19 के हवाले से जब आप यहाँ से वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है आपके साथ क्या सलूक करती है, और क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए कुछ एफर्ट कर रही है आपके लिए?
देखिए जी कि मैं ये समझता हूँ कि बरतानिया जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी कश्मीरी जाते हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। उनको वहाँ पर 10 दिन होटल में रहना पड़ता है और उस होटल का जो खर्च है वो कम से कम 4 लाख रुपए के लगभग है। और यहाँ से टिकटें पहले तो बहुत महंगी मिलती थी। जब 9 अप्रैल से पहले ये शोर मचा के 9 से पहले जो जाएगा तो उसको 10 दिन वहाँ होटल में नहीं रहना पड़ेगा। तो 4 साढ़े 4 लाख तक 1 वे टिकट लोग लेकर के मतलब इतनी कॉस्टली जो है। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि ये चीज़ ना होने देते और एजेंटों ने यहाँ पर अपनी मनमानियाँ की और अपनी मिली भगत की और जिसका मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं कहाँ तक इसका हिस्सा गया है। ठीक है, तो अब लोग जो हमारे जा रहे हैं वहाँ पर 10 दिन रहना पड़ता है, उनको 1700-1800 पाउंड देना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत बरतानिया हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादती करती है। अगर किसी को कोरोना है तो उसका एयरपोर्ट पर टेस्ट लिया जाए, सही, तो उसको होटल में ले जाए। जिनको नहीं है, जिनका नेगेटिव है, उनको होटल में रखना बिल्कुल ये ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। इट शुडंट दे डू इट। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे ये मुतालबा करे कि जिन लोगों को कोरोना नहीं है उनको होटल में ना रखे, वहाँ पर अपना एयरपोर्ट पर सेंटर कायम करे, वहाँ पर लोगों को चेक करे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो बरतानिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जो लॉर्ड्स हैं, काउंसलर हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि वो हाउस ऑफ कॉमन पर ये जोर डाले, प्राइम मिनिस्टर पर जोर डाले और कि ये फौरी तौर पर ख़त्म करें उन लोगों को होटल में जिनको अपना कोरोना है। दूसरी वजह मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारी वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर है वो एक इंडियन औरत है। मैं समझता हूँ कि अब उसको मैं इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता, अब इंडिया भी जो है वो भी रेड जोन में चला गया और इसलिए, लेकिन वो भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रही है। मैं उससे भी कहता हूँ कि इक्वल देखना चाहिए, जिन लोगों को कोरोना है उनको आप होटल में भेजें और तमाम पाकिस्तानी वहाँ पर जो रहते हैं कश्मीरी मेंबर पार्लियामेंट काउंसिल वो ये मुतालबा करे वहाँ पर और सब कॉमन में जाएं, आपने हक लिए बोले उन लोगों को रखें जिनको कोरोना है। सही। अच्छा, इंडिया की बात आई तो फिर मेरे जहन में एक इमर्जिंग क्वेश्चन जो है वो बहुत ऑब्वियसली एक क्वेश्चन की तरह उभरता हुआ नज़र आ रहा है कि सीज़ फायर का जो मुआहदा है हमेशा से उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। आप आज़ाद कश्मीर की सरजमीन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी फ़ोर्स को, आर्मी को, पाक आर्मी का जिस तरह से दफ़ा करना है, डिफेंड करना है, जिस तरह से आप उसको किस एंगल से देखते हैं? और सीज़ फायर के जो मुआहदे हैं आपको क्या लगता है कि मतलब इंडियन आर्मी को या इंडिया की गवर्नमेंट को किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए? देखिए जी कि सीज़ फायर की जो बात है तो एक अच्छी बात है कि रोज़ जब ये लेफ़्ट राइट फायरिंग होती तो हमारे लोग ही मरते थे दोनों तरफ, चाहे आज़ाद कश्मीर के हों चाहे मकबूजा कश्मीर, तो हमारे लोग मरते थे। तो हमारी फ़ौज जो है वो इस तरह की फायरिंग नहीं करती थी कि हमारे लोग वहाँ पर शहीद हों। हमारी आर्मी सिर्फ टारगेट करती है उनकी जहाँ पर उनकी चौकियाँ हैं वो टारगेट करती थी और वो जो है वो तो हमारे लोगों को टारगेट करते ऐसे ही है। तो ये बहुत ही जुल्म सितम की बात है। इस पर जो यूनाइटेड नेशन की यहाँ फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, उनको एक्शन लेना चाहिए था। जिस तरह उनको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है। और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ वो इस तरफ हमें, तो उनको यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स है उसको वहाँ पर सख्ती से हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि आप फायरिंग ना करें। रही सीज़ फायर की बात, सीज़ फायर पहले भी हुए, अब फिर हुआ है, ये एक अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि इस मसले का हल होना चाहिए, कश्मीरियों को उसमें शामिल होना चाहिए और दोनों को बैठकर इसका बेहतर हल निकालना चाहिए। ये रोज़मर्रा साल से 70 साल हो रहे हैं कश्मीरी मर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। और जिस वक्त तक हिंदुस्तान में कोई अच्छी हुकूमत नहीं आता, अच्छा लीडर नहीं आता, मुझे मोदी पर कोई तवक्को नहीं। मोदी तो मतलब आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी का ही दुश्मन है, तो मुझे मोदी पर कोई तवक्को नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कोई और अच्छा लीडर हिंदुस्तान में आए तो
चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि मसला कश्मीर का यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और कश्मीर में राजकुमारी होनी चाहिए। कश्मीरियों का उनको हक देना चाहिए, जहाँ कश्मीरी जाना चाहते हैं, जिस तरह जाना चाहते हैं, उनको हक है। हर इंसान को उसके लिविंग स्टाइल पर पूरा हक है, पूरा हक है, भले वो कश्मीरी है, पाकिस्तानी कोई है, भी है, इंडियन है, कोई भी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि फ़लस्तीन की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपकी क्या राय है? और अभी स्टिल जो है आपको पता ही है, जिस तरह से मसला कश्मीर है इसी तरह से मसला फ़लस्तीन है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ 1967 से देख रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, जुल्म हो रहा है। और जो आलमी क़ुव्वतें हैं उन्होंने कभी भी फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया, ख़ास करके अमेरिका ने, वो हमेशा उन्होंने इसराइल का साथ दिया है। उसकी वजूहत बेशुमार है कि वहाँ अमेरिका में बहुत बेशुमार यूथ रहते हैं और बड़े बड़े अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मीडिया पर उनका कंट्रोल है, सियासत पर उनका कंट्रोल, जिस तरह से हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने एंकर को मतलब बताया भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और बहुत जुल्म हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी OIC है, हमारी जो अरब ममालिक है, इनको आंखें खोलनी चाहिए और ये जिस तरह इनको वहाँ पर जाकर इजहार हमदर्दी करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि इसराइल की ये जो है अपनी मनमानियाँ ये ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने कहा। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इराक 4 मुल्क हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि बाकी सारे इस्लामी ममालिक ने भी इसराइल को एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छा आंसर किया। लास्ट में आप अपने इलाका के नाम, लोगों के नाम क्या मैसेज देंगे? मैं इस वक्त आपने ख़ास करके जो हल्का LA3 के लोग हैं, मीरपुर के, उनसे मैं ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे जो इलेक्शन हैं वो साथ पर हैं। 15-16 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं और जो हमारे PTI के सदर हैं जनाब सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो हमारे उम्मीदवार हैं मीरपुर से और इंशाअल्लाह यहाँ से वो कामयाब होकर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इसलिए मैं तमाम मीरपुर के लोगों को एक मीरपुरी की हैसियत से उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये आप मौका हाथ से मत गवाइएगा। जितना हो सके आप बैर साहब को भारी अक्सरियत से मीरपुर से कामयाब करवाएं ताकि आइंदा मीरपुर का वज़ीर-ए-आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे और हमारे जो यहाँ मेगा प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुए और बेशुमार होने वाले काम है, जिसमें एयरपोर्ट भी है, सुई गैस का मामला है और रियाम ब्रिज का मामला है, कई सालों से ये लटका, 2006 से ये लटका हुआ है। तो बेशुमार ये जो मनसूबा पानी का है ये भी हमारे लिए बड़ी बैर साहब ने 1998 में जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का मनसूबा तैयार किया था जो हमारा पुराना था अपर नील नहर, जेल नहर, इसके ऊपर लगाने का, ताकि पूरे इलाके को पानी सप्लाई किया जा सके। तो बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ना बढ़ सकी दोबारा, तो उसके अंदर रियात ने उस मनसूबे को ख़त्म कर दिया। तो जब ये उस वक़्त हमने जो लोगों ने कब्ज़े किए हुए थे सड़कों के ऊपर, हमने वो तजाज़ात जो ख़त्म की तो बड़ी सड़कें, तो उसके अंदर याद ने मीरपुर आए तो कहा कि आप बाहर से यहाँ पर जहाज़ उतारेगा। तो अब वो सड़कें भी जो कम पड़ रही हैं, इतनी ट्रैफिक हो गई है, इंशाल्लाह मज़ीद सड़कों को जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम सड़कें खुली करेंगे। सही। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद शबान खान साहब की गुफ्तगू और ओवरसीज़ पे होने के नाते से उन्होंने जो अपना आपको डिफेंड किया और स्पेशली जो उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में बात की है। नो डाउट ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन। इसी तरह से इनकी हुकूमत का वेट करें, क्या करते हैं, क्या आप फैसिलिटेशन करते हैं आवाम के लिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।